नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कुदरत के प्रचंड क्रोध की आज बात होगी जो लोगों को डरा रहा है। 2.5 करोड़ आबादी सैलाब में डूबी है। दुनिया के 2 मुल्क बाढ़ में गिरे हैं तो हिंदुस्तान में साइक्लोन की आहट खौफ पैदा कर रही है। किस तरह आसमान से बारिश काल बनकर गिर रही है, सबसे पहले आपको ब्राजील लेकर चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं कार सैलाब में बह गई तो कहीं घर पानी पानी हो गए। ये कुदरत की ऐसी मार है जिसने ब्राजील में कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक कार के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और उनकी जान बचाने के लिए इसने खुद को जोखिम में डाल दिया। जैसे तैसे रस्सी को पकड़कर कार को पोल के पास रोका, मगर खतरा कम नहीं कर पाया। इतनी देर में एक और कार ताश के पत्ती की तरह बहती दिखी। कार की जलती हेडलाइट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कोई बैठा होगा। इस कार को दो लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर सारी मेहनत पानी के आगे बेकार थी। सैलाबी सितम इतना ज्यादा कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां खुद ब खुद बहने लगी। जैसे तैसे हैंड ब्रेक लगाकर इसे दरिया में गोता लगाने से बचाया गया। एक घंटे ने ब्राजील के मिनास गेराइस का क्या हाल किया, उसे इन तस्वीरों से बेहतर समझ सकते हैं। अचानक सैकड़ों गैलन पानी सीढ़ियों से उतरता हुआ आया और फिर कार सवार जान बचाने के लिए भागने लगे। जिसे जिधर मौका मिला उसने उधर ही स्टीयरिंग घुमा दिया, मगर इस तांडव में कई बुरी तरह से फंस गए। एक कार ड्राइवर के आगे सैलाब मौत बनकर आया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। गाड़ी के शीशे बंद कर खतरनाक मंजर शांत होने की दुआ करने लगा। ये खुशकिस्मत था जो मुसीबत से बाहर निकल गया, वरना ब्राजील के मिनास गेराइस में आसमान ने ऐसी आफत बरसाई कि हालत बद से बदतर हो गए। Os carros que estavam ali já foi tudo embora. O nosso ficou enroscado aqui no canteiro aqui. अब इस मंजर को देखिए, समंदर बनी सड़क पर बस के पहिए थम गए हैं। सैलाब ऐसे गर्जना करके आगे बढ़ रहा है कि मानो किसी डैम का मुंह खोल दिया गया हो और ये पूरे शहर को लीनने पर आमादा हो। इस रोड पर जितनी भी गाड़ियां हैं, सबका वही हाल है। बाढ़ के आगे सब बेबस और लाचार हैं। इस कार को कुदरती तांडव ने घंटों इसी तरह बंधक बना दिया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुसीबत से मुक्ति मिले, मगर ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर महीने की शुरुआत में भी ब्राजील पानी पानी हो गया था, मगर 8 दिसंबर को फिर से बारिश हुई, मगर इस बार मुसीबत कई गुना ज्यादा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ब्राजील की तस्वीरें आपने देखी और ऐसा ही हाल है पुर्तगाल का। पुर्तगाल में तो सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई और फिर सब कुछ लबालब हो गया। चारों तरफ सड़क पर बहती हुई गाड़ियां और घरों में डेरा जमा चुका पानी दिखने लगा। यह हाल तब है जब पुर्तगाल अभी गर्म हवाओं से थपेड़े का सामना कर चुका। जब कुदरत कहर बरपाती है तो तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। जिस कार को आगे दौड़ना चाहिए था वो सैलाब के आगे सरेंडर कर रही है। कुछ लोग इसी उम्मीद के साथ कार की छत पर पहुंच गए कि शायद कहीं से मदद मिल जाए। मौके पर मौजूद एक रेस्क्यू कर्मी ने इन्हें तो वहां से खींच लिया, मगर ये विकराल विपदा थमी नहीं। मजबूरन इस टनल को बंद करना पड़ा। पानी इतना ज्यादा है कि एक के ऊपर एक करके जमा हो रही हैं कारें। मजाल है कि कोई कार 1 इंच भी आगे बढ़ जाए या फिर सैलाब को चीर सके।
रत्ती भर भी जगह ऐसी नहीं जहां पानी का सामना न करना पड़ रहा हो। टनल से लेकर सड़क तक हर तरफ पानी का बसेरा है। ये उस पुर्तगाल की तस्वीरें हैं जो कुछ वक्त पहले 1200 साल में पहली बार सूखे जलवायु को झेल रहा था। साल बदला नहीं, उससे पहले तस्वीरें बदल गई। हर तरफ बाढ़ और बर्बादी का मंजर और उस सैलाबी सितम का शोक। लिस्बन एयरपोर्ट पर खड़ा ये जहाज चंद घंटे बाद उड़ान भरने वाला है, मगर पानी इतना ज्यादा है कि एयरपोर्ट प्रशासन को कुछ समझ नहीं आ रहा। समूचे एयरपोर्ट हैंगर का यही सूरत हाल है। जहाज के चारों तरफ पानी ही पानी और उस पानी के किसी तरह कम होने का इंतजार। एक घर के सामने की ये पार्किंग देखकर लगेगा ये कोई तालाब है जहां गाड़ियां बहकर आ गई हो। पुर्तगाल की राजधानी लिम्बस के मेट्रो पहुंचे लोगों को लगा शायद कुदरत की दस्तक ना हो, मगर क्या पता था छत फोड़कर निकल आएगा पानी। पूरी की पूरी लिम्बस की मेट्रो में पानी भर गया। हालात इतने बुरे हो गए कि मेट्रो को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि टीन शेड इस कुदरती तांडव को झेल नहीं पाया और फिर बची कुची कसर सीढ़ियों के जरिए झरना बनकर आ रहे पानी ने पूरी कर दी। अब रास्ते की तस्वीर देखिए जो लिस्बन मेट्रो की तरफ से ले जाती है। ऐसा लग रहा है मानो बादलों ने यही सारा पानी उड़ेल दिया है। जो मजबूर थे वो किसी तरह भीगते हुए आगे बढ़ गए, मगर यहाँ पसरे सन्नाटे से समझा जा सकता है कि आफत विकराल है। जरा देखिए कैसे लिस्बन को इस कहर से उबारने के लिए रेस्क्यू कर्मी मौत से मुकाबला कर रहे हैं। जो कारें सैलाब में फंस गई या लोग उसमें बैठकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये किसी तरह वहां पहुंचकर आसमानी आफत को हराने में जुटे हैं। न जाने कितनी गाड़ियों को इस तरह धक्का मारकर सैलाब से बाहर निकाला गया। कुछ घंटे बाद भी हालात नहीं बदले तो थक हार कर प्रशासन को ऐसी मशीनें उतारनी पड़ी जो सड़कों का पानी खींच सके, मगर दुश्वारियां फिर भी कम नहीं हुई। दुकानों में रखा सामान बहने लगा और उन्हें कोई रोक भी नहीं पाया। पुर्तगाल की मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस सैलाब ने सिर्फ सड़क या गाड़ियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई इमारतें भी ढह गई। प्रशासन को अपील करनी पड़ी कि लोग घरों से बाहर न निकलें। लिस्बन के अलावा सांतारेम और दक्षिण अल्गार्वे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सड़कों, ट्रेन स्टेशनों, थिएटर और सुरंगों को बंद करना पड़ा। प्रशासन का दावा है कि एक शख्स की इस जलासुर ने जान ले ली, जबकि कई और लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। बताया गया है कि जो इलाके निचले हैं या फिर मकान बेसमेंट में हैं, वहां हालात बेहद डरावने हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान की, जहां साइक्लोन दस्तक देने वाला है। देश के 3 राज्यों में इस चक्रवात से निपटने की तैयारियां जोरों पर है। माना जा रहा है कि आज देर रात ये दस्तक देगा और कल सुबह तक जोरदार बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। साइक्लोन के आने की खबर भर आई कि एक मकान पुडुचेरी में जमींदोज हो गया। अभी ये लहरें भले ही शांत लग रही हों, मगर इनके विकराल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि साइक्लोन मैंडूस जब समंदर की तट से टकराएगा तो उसकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पे इनफैक्ट चेन्नई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं उसकी ओर बढ़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह कहा जा रहा है कि साइक्लोन मांडस, जो चक्रवाती तूफान मांडस है, श्रीहरिकोटा और पुदुचेरी के बीच में महाबलीपुरम के पास तट पार करेगा और ये आज रात को तट पार करने की पूरी तरह संभावना है। और आपको ये भी बताएं, जब साइक्लोन मांडस जब तट पार करेगा तब उसकी रफ्तार, जब हवाओं की रफ्तार लगभग 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड की रफ्तार होने की पूरी तरह संभावना है। और साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इनफैक्ट उस समय भारी बारिश भी हो सकती है और इस कारण से सरकार ने यहाँ पे लोगों को बाहर जाने से मना किया है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा मैंडूस चक्रवात तमिलनाडु से टकराएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी पर भी इसका असर होगा।
एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली कराया गया है। जो लोग समंदर से सटे इलाकों में रह रहे थे उन्हें वहां से जाने को कह दिया गया है। कोई अपना सामान ले जा रहा है तो कोई बाइक समेत सुरक्षित ठिकानों की तरफ चल दिया। लहरों में होने वाली ये हलचल बता रही है कि अगर चक्रवात कमजोर नहीं पड़ा तो इससे खासा नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें मौके पर मुस्तैद हैं। सारे के सारे व्हीकल हमारे और इक्विपमेंट रेडी पोजीशन में हैं। विद इन 5 मिनट हमें मैसेज मिलने के बाद हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। जैसा कि आईएमडी के पूर्वानुमान के द्वारा बताया गया है कि मैंडो साइकिल यहाँ हिट कर सकता है, उससे संबंधित हमारी पूरी तरह से हम तैयार हैं। हमारी टीम के सदस्य पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं। चेन्नई में अभी से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही तमिलनाडु के 28 जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोशिश यही है कि तितली साइक्लोन ने जैसी तबाही मचाई थी वैसी तस्वीर मैंडूज के दस्तक देने पर ना हो। महाबलीपुरम से श्री पंचम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चुनाव के बाद अब बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ऐतिहासिक जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद अब केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। अर्जुन मुंडा को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये तीनों नेता पहुंचेंगे गुजरात, वहां पर विधायक दल की बैठक होगी। पहले इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो औपचारिक तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक के बाद चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले 3 नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहां पर जाएंगे, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, उनका मन जानेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। क्या पर रिकॉर्ड ब्रेक था, बहुत जल्द वापस लौट। प्रभारी राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। विधायकों की सहमति से ही सीएम पर फैसला होगा। सभी विधायकों से चर्चा के बाद इस बात का फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बने। 80% विधायक शिमला आ चुके हैं। राजीव शुक्ला ने यह बातें कही। विधायकों की बैठक में हालांकि देरी हो सकती है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस को मैंडेट मिला है सरकार बनाने का, लेकिन वहां पर सीएम कौन होगा, इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही है। विधायकों के बीच अलग अलग नामों को लेकर संघर्ष, और इसीलिए राजीव शुक्ला का यह बयान, विधायकों की सहमति के बाद ही सीएम के नाम पर फैसला होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल को लेकर। इस बिल का विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने। बिल पेश करने के विरोध में है आप सांसद राघव चड्ढा। बिल से न्यायपालिका की आजादी पर खतरा है, ये बातें कही राघव चड्ढा ने। बिल से न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, सुनिए। पहली बार 1993 में, दूसरी बार जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी 1998 में एक एडवाइजरी ली गई, और थर्ड टाइम अभी जब 2016 में एनजेएसी का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ऊपर करते हुए, उसको तवज्जो देते हुए एनजेएसी का जो फ्रेमवर्क है उसे खारिज कर दिया। इस बिल के माध्यम से मैं इस बिल को अपोज करने के लिए, एनजेएसी जो मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने इंट्रोड्यूस किया है उसे अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं सर। वी आर अटेम्प्टिंग टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉसिबिलिटी। आई थिंक एक जजेस का सिस्टम, अपॉइंटमेंट का कोलिजियम सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सीधे लेकर चलते हैं वॉरजोन, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा, जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वॉर जोन से सबसे बड़ी खबर और तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज वॉर जोन से बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह युद्ध जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच गया। तो क्या इस युद्ध को लेकर एक लकीर अब पुतिन
खींचने जा रहे हैं? क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध होने जा रहा है? इसी पर एक खास रिपोर्ट सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। पुतिन की चेतावनी, पूरे यूरोप में सनसनी। तबाही का विध्वंसक ट्रेलर, न्यूक्लियर वॉर क्लियर। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 10 महीने से चल रहा महायुद्ध अब एटम वॉर के मुहाने पर खड़ा है। रूस के ताबड़तोड़ वार से यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इस बात की जबरदस्त आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन जंग से महाविनाश का चक्र शुरू होने वाला है। दरअसल इस लड़ाई में रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। पावर टसल भी ऐसी कि दोनों ही एक दूसरे पर दनादन वार कर रहे हैं। लेकिन अब वॉर जोन का सीन और भयंकर हो गया है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एजेंडा एकदम क्लियर है कि जब तक यूक्रेन हार नहीं मानेगा तब तक हमले नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का पैमाना भी दे दिया है कि हमला ऐसा ही होगा कि हर तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. रूसी राष्ट्रपति का यह बयान भले ही चंद सेकंड का हो, लेकिन पुतिन के शब्दों में मैसेज क्लियर है। पुतिन ने थोड़ी बात कहकर भी दुनिया को सब कुछ बता दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार पुतिन ने दिया है एक बड़ा बयान, और इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पुतिन ने कहा है कि ये युद्ध जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच गया है, और पुतिन के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या पुतिन अब कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसके बाद इस युद्ध को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और वो कदम क्या हो सकता है? क्या जिसको लेकर पुतिन और रूस की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही थी, क्या वही कदम अब पुतिन उठा सकते हैं? इस बीच ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर एक बार फिर से रूसी सेना के हमले की खबर है। पुतिन की फौज ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर दनादन रॉकेट बरसाए हैं। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और जब से रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, ये प्लांट लगातार रूस के निशाने पर है। बीते कुछ दिनों में ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर करीब 30 मिसाइलें गिरी हैं। यूक्रेन का आरोप है कि यह हमला रूस ने किया, जबकि रूस का दावा है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की तरफ से दागी गई। हमले के दौरान कई मिसाइलें रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम के पास गिरी, जबकि कुछ मिसाइलें रेडियो एक्टिव वेस्ट के पास भी गिरी। न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट डंपिंग यार्ड में भारी नुकसान की खबर है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन जानबूझकर रेडियो एक्टिव ठिकानों पर अटैक कर रहा है ताकि परमाणु हादसा हो सके और इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। जबकि जानकारों का कहना है कि ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा पावर बिजली घर है और रूस इस प्लांट को यूक्रेनी ग्रिड से काटने की कोशिश कर रहा है।
यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम के लाइव स्टेट की बात करें तो यूक्रेन का 70% से ज्यादा इलाका ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया में महज 25% ही पावर सप्लाई हो रही है, जबकि लवीव में 70% बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। यूक्रेन के रिवने में रूसी हमलों के बाद से बिजली की महज 15% डिमांड ही पूरी हो पा रही है। चेर्नोबिल में रूसी मिसाइलों के वार से पावर प्लांट बंद हो गया है। इसी यूक्रेन का मोल्डोवा प्लांट में पावर सप्लाई ठप है। हालांकि खमेलनित्स्की और साउथ यूक्रेन में फिलहाल पावर सर्विस एक्टिव है, लेकिन रूस इस पर निशाना लगाने की फिराक में है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में है, ज़ैपोरिज़िया में है, और रूस ने अब इसी पावर प्लांट पर अटैक करके आने वाले वक्त में सर्दी के मौसम में यूक्रेन को तड़पाने की तैयारी कर ली है। ज़ैपोरिज़िया वो इलाका है जो डोनेत्स्क और लुहांस्क के बाद सबसे बड़ा रूस का टारगेट है, और अभी तक रूस ने इस इलाके में कई बार हमले किए हैं। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक इन हमलों से बचा रहा है, लेकिन अब जो बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में रूस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक कर सकता है। यूक्रेन पर हमला कर चारों तरफ से आलोचना और प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी भी झुकने को तैयार नहीं हैं। क्रेमलिन में एक कार्यक्रम में पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस के हमलों को वाजिब ठहराया। पुतिन ने कहा कि हमलों की आलोचना से रूस के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Соседние страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? यूक्रेन को तबाह करने में रूस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही है। इनमें रूसी फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के अलावा घातक ड्रोन बड़ा रोल निभा रहे हैं। इनमें भी ईरान की कमिकाजी ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त कहर मचाया है। खबर है कि रूस ईरान से कमिकाजी ड्रोन की नई खेप खरीदने की तैयारी में है। ईरान के कामकाजी ड्रोन्स युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखा चुके हैं, और यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अब एक बार फिर से रूस ईरान से ड्रोन खरीदने की तैयारी में है, और इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह दावा किया गया है कि एक बार फिर से ईरान रूस को ड्रोन्स की सप्लाई करने वाला है। इससे पहले भी सैकड़ों ड्रोन्स की सप्लाई ईरान की तरफ से रूस को की जा चुकी है, लेकिन अमेरिका ने यह दावा किया है कि अब न सिर्फ एक बार फिर से ड्रोन्स बल्कि मिसाइल की सप्लाई भी यूक्रेन के लिए, यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को ईरान करने जा रहा है। ईरान का कमिकाजी ड्रोन सुसाइडल है, जो टारगेट का पता लगाकर उसका नामो निशान मिटा देता है। क्रूज मिसाइलों की तरह सुपर पावरफुल ड्रोन युद्ध का किफायती हथियार भी है। टारगेट की पहचान करने में माहिर, मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी एक्टिव, ड्रोन ब्लास्ट से दुश्मन खेमे में तबाही। क्रूज मिसाइलों की तरह सुपर पावरफुल, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। युद्ध में किफायती और कारगर हथियार। एक तरफ रूस यूक्रेन को विंटर में तड़पाने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब जेलेंस्की को उसके खुद के घर में विद्रोहियों का आतंक झेलना पड़ रहा है। रूस का साथ दे रहे अलगाववादी गुट भी यूक्रेनी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। लुहांस्क में यूक्रेन की 6th रेजिमेंट को निशाना बनाया गया है।